ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 21, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 2000, नॉन स्टॉप डिक्टेशन, लॉन्ग पैरा, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। आज यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से कि हमारी खपत बढ़ती जा रही है। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिर दर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं और हजारों रुपए की लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की फाइलों और कागज़ों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं, यहाँ आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूँकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए जिससे फसल की हानि न हो। पैरा। सभापति, इस सदन में आज शिक्षा पर बड़ी जोरदार बहस हो रही है, लेकिन मैं इस जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। पिछली सरकार के बारे में अब कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अपने शिक्षा मंत्री को बंगाल ले जाना चाहता हूँ, शांति निकेतन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी शिक्षा संस्थाएं चाहिए। मुझे पुरानी परंपराओं पर चलने वाली शिक्षा संस्थाएं दिल्ली चाहिए। दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 1500 विद्यार्थियों के ऊपर 250 प्रोफेसर हैं। मुझे इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और विश्वविद्यालयों में भी आप इसी हिसाब से शिक्षक दें। मैं विदेश में पढ़ा हूँ, वहाँ के प्राथमिक शिक्षक को 2000 रुपये वेतन मिलता है। वे कार पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक एक डंडा लेकर चलते हैं। मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है? आपके विश्वविद्यालयों से जो अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं वे नौकरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाते। विदेशों में अच्छे विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में नौकरी करना चाहते हैं। यही कारण है कि विदेशों में शिक्षा अच्छी है। आज गांधी जी की तरह सोचने वाले कितने लोग हैं? इस संबंध में नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। कितने विद्यार्थी आपके स्कूलों में ऐसे हैं जो गांधी जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं? आज भारतीय संस्कृति की चिंता किसी को नहीं है। हम रामराज की कल्पना करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। स्कूल के शिक्षकों को आप अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और रहने को अच्छा मकान दीजिए। आज जो शिक्षक बनता है वह सुबह और शाम दूसरी नौकरी भी करता है। जब वह क्लास में पढ़ाने के लिए तैयारी नहीं कर सकेगा तो क्या पढ़ाएगा? मैं चाहता हूँ कि स्कूल के साथ ही
उनके रहने के घर हों। जो शिक्षक शहर से गांव में बदली होकर जाता है उसको रहने को मकान नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। मैं चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दे। पेरा सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार काफ़ी खर्च करे और ईमानदारी से खर्च करे। आपके पास अच्छे शिक्षक हैं, उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्न होना चाहिए। पेरा केंद्र सरकार ने पहली बार यह साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया है कि रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़फोड़ करने वालों को मृत्युदंड दिया जाए। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को, चाहे वे जासूस हों या तोड़फोड़ करने वाले, इस तरह के कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था है। सरकार ने इस आशा से कि लोगों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की भावना जागेगी, इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिश की। एक कारण यह भी रहा है कि मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में जैसी जनभावना है, केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित समझा। यही वजह थी कि 7 साल पूर्व जब भारतीय रेलवे कानून में संशोधित किया गया, तब 3 से 7 साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई। लेकिन इतने दिन तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह तोड़फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया कि वह इस दिशा में शीघ्र कोई कदम उठाए। पेरा रेल दुर्घटनाओं के संबंध में समिति ने जो रिपोर्ट दी, यह आवश्यक है कि सरकार उसकी बातों को सामने रखे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और स्वराष्ट्र मंत्रालय रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं। रेलवे जांच के बाद जिन दुर्घटनाओं के लिए तोड़फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है और जहां यह मानती है कि दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण हुई, वहां ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतती है। बांचू समिति ने कहा कि पुलिस ने 27 तोड़फोड़ की घटनाओं में से सिर्फ 17 को स्वीकार किया और इनमें से भी 7 घटनाओं में वह मुलजिमों को पता लगाने में असफल रही। तेरा एक पिछले रेल मंत्री ने राज्य पुलिस और रेलवे पुलिस के बीच असहयोग और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में पुलिस की उदासीनता के प्रश्न पर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। यह भी कहा गया था कि प्रदेशों में रेलवे लाइन और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व प्रदेश प्रशासन को संभालना चाहिए। पेरा सभापति महोदय, हमारे सामने जो संशोधन विधेयक है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि देश की जनता की मनोभावना से यह बहुत कम है। आज हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो लोग वकालत करते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। जो लोग गांवों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है और जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का सौदा करते हैं और विषैली चीज़ों को मिलाकर खाने वाले पदार्थों को विषैला बना देते हैं। इस तरह वे इंसान के जीवन को मौत के किनारे ला देते हैं। आप विश्वास रखिए
कि ऐसा करने वाला आदमी किसी गांव का नहीं हो सकता है, अनपढ़ नहीं होगा बल्कि बहुत पढ़ा लिखा होगा। वह बड़े शहर का रहने वाला होगा और चलता पुर्जा होगा, कोठियों में रहने वाला होगा, गरीब आदमी नहीं हो सकता है। हमारे देश में थोड़े से लोग हैं जो मिलावट का काम करते हैं, खाने की चीज़ों में या दूसरी चीज़ों में मिलावट करके वे रात भर में लखपति होने की, एक हफ्ते के भीतर अमीर बन जाने की कोशिश करते हैं। वे इस तरह के सपने देखते हैं और मिलावट के कार्य करते रहते हैं। इनके लिए आपने काले पानी की जो सज़ा रखी है वह बहुत कम है। आप सोचिए कि काले पानी की सज़ा आप एक उस आदमी को देना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों को मारता है। जब कोई एक आदमी को जान से मार देता है उसको तो आप फांसी की सज़ा देते हैं, लेकिन जो अनेकों को मारने के लिए जिम्मेदार हो उसे आप काले पानी की सज़ा ही दें। यह समझ में नहीं आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हो सके तो काले पानी की सज़ा के स्थान पर आप फांसी की सज़ा कर दें। पैरा श्रीमान, साथ ही साथ हमने इस सदन में अभी एक बिल पास किया था जिसमें हमने तस्करों की संपत्ति को जब्त करने की बात कही थी, जो मिलावट का काम करते आ रहे हैं और जिन्होंने इस तरह करोड़ों रुपया कमाया है, उनकी संपत्ति को भी आपको जब्त कर लेना चाहिए। पैरा अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में आम तौर से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदला है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका मुकाबला किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह रुख रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जितनी सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश में हमारी सरकारें की बात जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 40 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी सह भाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कदम उठाएं कि
देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में इतने ही कर्मचारी थे। पैरा अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कमियां बताई हैं, मैं समझता हूं कि उनके अलावा और भी बहुत सी कमियां हैं जिनकी तरफ उनको ध्यान देना होगा, और उन कमियों की वजह से भी टेलीफोन खराब हो जाते हैं। इसमें इस या उस पक्ष की बात नहीं है। एक तो मशीन की खराबी की वजह से यह होता है, और दूसरे आपके अफसर भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मशीन और अफसर दोनों का साथ चलता है। आप देखें कि एक एक्सचेंज में आपके अफसर रहते हैं। इतने अफसर होने के बावजूद भी आप देखें कि चाहे पार्लियामेंट के सदस्य हों या आम नागरिक, क्या कोई भी अफसर सिवाय लाइनमैन के ऊपर का कभी चेक करने के लिए जाता है? कौन चेकिंग करने जाता है? कैजुअल लेबर जो होती है वही जाती है, जिसको इंस्पेक्टर नियुक्त करता है। इस लेबर के पास कोई औजार नहीं होते हैं, और न अक्ल और न ज्ञान। इधर उधर घुमाकर वह देखता है और चला जाता है। नतीजा यह होता है कि फिर अगले दिन फ़ोन खराब हो जाता है। इस वास्ते क्या आपके जो अफसर हैं, जो एक्सचेंज अफसर हैं, उनको आप निर्देश दें कि वे ऑफिस में ही न बैठे रहें, बल्कि फील्ड में भी जाएं, घूम फिर कर भी देखें कि क्या काम ठीक हो रहा है, और जहां खराबी दूर की जाती है वह वास्तव में ठीक से दूर की जाती है या नहीं। पैरा यह भी देखने में आया है कि इंस्पेक्टर जो कहता है कि 10 कैजुअल लेबर्स को उसने नियुक्त किया है, वास्तव में 5 को ही बहाल करता है और बाकी 5 के पैसे जेब में डाल लेता है। आप कहते हैं कि आपके अफसर सब अच्छे हैं, यह सर्टिफिकेट आप ही उनको दें, यह आपका विभाग है, लेकिन इन सब चीज़ों को भी आप देखें। डुप्लीकेट बिल क्यों आते हैं? एक साल में कितनों के पास आते हैं, और कितने लोगों को डुप्लीकेट बिल्स के लिए लाइन में जाकर खड़ा होना पड़ता है, इसको आप देखें। बिल का भुगतान नहीं होता है तो लाइन काट दी जाती है। डुप्लीकेट बिल्स के लिए जो लाइन लगानी पड़ती है, इसका क्या कारण है? क्या इसलिए तो नहीं होता कि बिल भेजे ही नहीं जाते? पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज़ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसी मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। पैरा
अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री जी ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिन्हें हमें खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दें। मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होंगी, जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। स्टॉप।